ओके गाइस, तो हम लोगों ने जहाँ से सिलसिला ब्रेक किया था हम लोग वहीं से ही स्टार्ट लेते हैं दोबारा। एंड दैट इज के किस तरीके से हम लोगों ने फीट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया था। नाउ गाइस वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा अगला प्रॉब्लम जो आता है दैट इज राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट दैट विल रीड टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। यानी अब मेरे पास जो मेन इशू है, द प्रॉब्लम ऑफ द टुडे इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद रिस्पेक्ट टू द एरिया। ठीक है, अब द फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ, एक ही बात है। विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो बेटा, एक ही बात है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर मुझे किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसका एरिया निकालूंगा। और फॉर्मूला क्या है? विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा हम सबसे पहले यूजर से दो वैल्यूज इनपुट ले लेंगे, एक विड्थ होगी और एक लेंथ होगी। तो मैंने सूडो कोड के अंदर क्या लिखा, जरा आप गौर से देखो बेटा। मैंने सूडो कोड में लिखा कि इनपुट ले लो विड्थ, इनपुट ले लीजिए लेंथ एक रेक्टेंगल की। यूजर ने यकीनन विड्थ और लेंथ के अंदर कोई भी इनपुट कर दिया। अच्छा जी, इनपुट हो गया। फिर क्या है? कैलकुलेट द एरिया बाय मल्टीप्लाइंग एल विद डब्ल्यू। फिर आपने क्या किया? सिलसिला क्या हुआ? सिलसिला ये हुआ कि जनाब आपने एरिया नाम का एक और वेरिएबल लिया। आपने कहा कि जो आपने इनपुट कराया था एल वो ले लिए, मल्टीप्लाई कीजिए डब्ल्यू के साथ, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आप किसमें सेव करवा दीजिए? ए में। और जितने भी वेरिएबल्स इनको ब्रैकेट के अंदर रखा है सूडो कोड के अंदर। ठीक है, ये सूडो कोड का एक तरीकेकार है कि अगर आपको सूडो कोड में वेरिएबल्स को मेंशन करना है तो आप पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करेंगे उसे। क्लियर? जब आपने ये कर दिया तो अब आप क्या करेंगे? प्रिंट ए, यानी जो भी रिजल्ट आया था एरिया का अब आप उसको प्रिंट करवा दीजिए। नाउ आई हैव टू राइट एल्गोरिथम रिलेटेड टू दिस ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं एल्गोरिथम लिखूं, तो एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या तरीकेकार है बेटा? मैंने कहा कि जी इनपुट ले लीजिए W और L को। और अगर आप देखें तो हमने यही किया था सूडो कोड में कि इनपुट ले लीजिए W और लेंथ को। हाँ भाई, यहाँ पे मैंने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, नॉर्मल लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। बट यहाँ पे मैं किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ मैं किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ। दैट इज इनपुट W और L। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा बेटा, जब भी हम एल्गोरिथम में वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे वो कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होगा। We should write the variable's name in pseudocode, in algorithm and in flowchart always in capital letter. Clear? You should be aware with these rules. Clear? मैं एक काम करता हूँ, कुछ रूल्स हैं एल्गोरिथम के या फ्लो चार्ट के, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको रिटन कर दूंगा। तकरीबन 6 7 8 रूल्स हैं। इसमें से एक ये भी है कि जितने भी वेरिएबल्स आप लिखेंगे फ्लो चार्ट में, एल्गोरिथम में और किसी भी प्रोग्राम के अंदर या सूडो कोड में, तो वो कैपिटल लेटर्स में होगा, अनटिल और अनलेस कि अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो अपना, यानी किसी लैंग्वेज के ऊपर प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहां पे कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। उसकी वजह ये आपको आपको पता है कि अक्सर लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव होती हैं, तो लैंग्वेज के टूल के ऊपर आपको इसके ऊपर बाउंड नहीं किया जाता। बट वेन एवर यू आर डूइंग सम प्रोग्रामिंग ऑन द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस, यानी एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, या आप उसके ऊपर काम कर रहे हो दैट इज सूडो कोड, तो फिर वेरिएबल्स ऑलवेज आप कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या किया? द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपने इनपुट ले लिया तो आप देखिए, मैं एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ, आप साथ साथ फ्लो चार्ट देखते जाए। इसका सीक्वेंस वही है, जो सिंबल्स आपने फ्लो चार्ट के देखे थे वही सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद आपने कहा कि भाई जो भी लेंथ है, जो भी विड्थ है, इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो, अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग लिखते तो आप यहाँ पे स्टेरिक लगाते मल्टीप्लाई की जगह, बट वी आर नॉट फॉलोइंग एनी कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस ओवर हियर।
हम कोई भी कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप एल्गोरिथम लिखेंगे, फ्लो चार्ट लिखेंगे, तो आप नॉर्मल तरीके से कंसिडर कर रहे होंगे, वो नॉर्मल ऑपरेटर्स कंसिडर कर रहे होंगे जो कि एक स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर हम लोग कंसिडर करते हैं। फिर आपने क्या किया, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, एंड दिस एरो साइन डिफाइंस कि जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लीजिए, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएबल। क्लियर? तो ये आपके पास एल्गोरिथम्स के वो मेन स्टेप्स हो गए जिसके थ्रू आपने इसको राइट डाउन कर दिया। नाउ अगर इसके पैरेलल हम देखें कि फ्लो चार्ट का क्या बिहेवियर है, तो फ्लो चार्ट हैड इट्स ओन स्पेसिफिक सिंबल्स, और अगर आप देखें तो वही स्पेसिफिक सिंबल्स जो प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, वही सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर भी यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल in the parallel step of the algorithm, हमने जब इनपुट लिया था विड्थ को और लेंथ को, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक सिंबल यूज करने को मिल रहा था, दैट इज पैरेललोग्राम, एंड पैरेललोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द इनपुट विद इन द प्रोग्राम फ्लो। क्लियर? whenever we will go towards the flow chart implementation। उसके बाद फिर जब हमारे पास विड्थ और लेंथ इनपुट हो गए, तो आप देखेंगे कि ये जो फ्लो लाइन है इट डिफाइंस कि जो प्रोग्राम का फ्लो है वो आगे बढ़ गया, एंड ऑन द सेकेंड स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम हमने प्रोसेस स्टेटमेंट को जनरेट किया था। हमने उसी प्रोसेस स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया, जो कि हम लोग रेक्टेंगुलर सिंबल को कहते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट के अंदर इसको हम लोग प्रोसेस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गए। तो एल्गोरिथम में भी अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे हमने अपने रिजल्ट्स को प्रिंट करवाया था, तो वही रिजल्ट्स हमने यहाँ पर भी प्रिंट करवा दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, और उसके बाद फिर हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप करवा दिया। क्लियर? अब ये स्टार्ट और स्टॉप इंशाल्लाह इस एल्गोरिथम के अंदर भी मैं एडिट करके डाल दूंगा, बिकॉज क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड अप इसको जनरेट कर रहा था स्लाइड्स को, तो मैं शायद स्टार्ट और स्टॉप इसमें डालना भूल गया हूँ। एल्गोरिथम में तो मैं एडिट करके इसे इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। Now the next problem is write an algorithm and draw a flow chart that will calculate the roots of the quadratic equation। ये आपको पता ही होगा कि ये मैथमेटिक्स का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोग किसी भी इक्वेशन का या पावर 2 की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। इट हैज 2 रूट्स, इसके 2 रिजल्ट्स आते हैं, और वन with the plus sign of the discriminant and second is the negative sign of the discriminant। डिस्क्रिमिनेंट वो वैल्यू होती है जो अंडर रूट के अंदर लिखी जाती है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर हम इसको फॉर्मुलेशन में देखें तो हमारे पास जो फॉर्मुलेशन बनेगा वो ये बनेगा कि आप इसको दो हिस्सों में तोड़ लें, कि पहले आप डी को रिजॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस SQRT फंक्शन, और ये SQRT फंक्शन बिल्ट इन मौजूद है हमारी प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर, जो कि इंशाल्लाह ताला जब आप इस ब्रेक के बाद आएंगे क्लास के अंदर, तो मैं जब आप इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन एग्जांपल्स को जिनके मैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट आज करवा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी हेडर फाइल्स और कौन सी लाइब्रेरीज यूज होती हैं, एंड हाउ वी कैन कॉल दिस फंक्शन बाय कॉलिंग दोज लाइब्रेरीज। तो हमने क्या किया, अभी आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये फंक्शन हमें बिल्ट इन मिल जाते हैं हमारे टूल से। क्लियर? तो मैं ये एक SQRT का फंक्शन है, और मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूले का है जो कि मैंने इसमें से पास किया, और कहा कि इसको जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको डी में रख दीजिए, और फिर उस डी को एक दफा मैंने प्लस साइन के साथ यूज किया। एक्चुअली दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट विच इज आइडेंटिफाइड बाय द वेरिएबल डी इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और डी को मैंने एक दफा प्लस के साथ लिखा और डी को एक दफा मैंने माइनस के साथ लिखा है। नाउ वी कैन इजीली रिजॉल्व इट by the first root of the quadratic equation, and we can resolve it by the second root of the quadratic equation, and we have two root here, one is x1 and other is x2। तो ये तो जो मैंने आपके सामने इस वक्त किया, दिस इज सम काइंड ऑफ द प्रॉब्लम एनालिसिस, कि जब भी आप इस तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखेंगे आप उसकी एनालिसिस लाजमी करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। अब जब वो स्टेप्स बन गए, प्रॉब्लम्स की एनालिसिस हो गई, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सूडो कोड। अब सूडो कोड की क्या सिचुएशन है?
सूडो कोड की सिचुएशन ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ कोफिशिएंट्स वी हैव, क्लियर, बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी हैव सम कोफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी प्रॉब्लम्स। अच्छा, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज योर ए बी एंड सी, दैट शुड बी इनपुटेड इन अवर इन दिस प्रॉब्लम। तो मैंने पहला सूडो कोड का स्टेप क्या बनाया कि जो भी कोफिशिएंट्स हमें रिक्वायर्ड है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए, हमने सबसे पहले उसको इनपुट किया, एंड देन इनपुट लेने के बाद सेकंड स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने कैलकुलेट किया डी विच इज योर डिस्क्रिमिनेंट। फिर थर्ड स्टेप पे मैंने कैलकुलेट किया x1, दिस इज योर फर्स्ट रूट, देन मैंने कैलकुलेट किया x2, दिस इज योर सेकंड रूट, एंड देन प्रिंट द रिजल्ट्स ऑफ बोथ रूट्स x1 एंड x2। तो ये सूडो कोड मैंने एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया। अब मैं इसको एल्गोरिथम में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, जब मैं एल्गोरिथम में कन्वर्ट करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे भी एज यूजुअल मैंने वही मिस्टेक किया है, मैंने स्टार्ट और एग्जिट नहीं लगाया। और एल्गोरिथम में अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स डिडक्शन होंगे। तो इसको मैं इंशाल्लाह एडिट कर दूंगा कि हर एल्गोरिथम के का कुछ स्टार्ट लाजमी होगा, एंड एवरी एल्गोरिथम शुड एंड विद सम एग्जिट स्टेटमेंट, ओके, और ओवरऑल एल्गोरिथम उस स्टार्ट और एग्जिट के दरमियान में होगा। फाइन, नाउ द स्टेप वन इज इनपुट ए बी एंड सी, these are the coefficients which is using in our formula of the quadratic equation। और जब मैंने इनपुट ले लिया, इसका मतलब है इस स्टेप के ऊपर यूजर इनपुट हो रहा है, यूजर ए बी और सी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, प्रोवाइड करने के बाद आपको याद होगा कि हमने एक SQRT का फंक्शन लगाया था, जो कि मैंने बताया कि ये बिल्ट इन मौजूद होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स के अंदर, एंड आई विल टेल यू व्हेन एवर आई विल डू द इम्प्लीमेंटेशन ऑन इट। तो SQRT के अंदर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर को मैंने बी इंटू बी मल्टीप्लाई बाय बी करके लिखा है, एंड यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे भी हम मल्टी स्टेरिक का साइन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एंड दिस आइडेंटिफाइज कि वी आर नॉट राइटिंग द कंप्यूटर बेस्ड स्टेटमेंट्स और द कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस विच शुड बी एग्जीक्यूट ओवर हेयर। यानी यहाँ पे हम कोई भी ऐसी कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हैं जिसमें हमें उन रूल्स को फॉलो करना है जहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फेस करना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी हम वो नॉर्मल मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय b लगाया, दैट इज उसके बाद है -4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। जब ये रिजॉल्व हो जाए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखें आपके यहाँ पे कोई प्रेसिडेंस ऑर्डर भी नहीं बताया हुआ मैंने। देखें, एक यहाँ पे है b मल्टीप्लाई बाय b, फिर -4, फिर मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। तो अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर जब कंपाइलेशन स्टार्ट होती है या कंपाइलर उसको रीड करता है, तो एट दैट टाइम उसके पास कुछ प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। प्रेसिडेंस ऑर्डर से मुराद है कि जी मल्टीप्लाई पहले करना है, यानी b मल्टीप्लाई बाय b पहले करना है या b -4 पहले करना है। तो इस चीज़ को रियल टाइम टूल बेसिस के ऊपर हमें फिर ब्रेक करना होता है, यानी मीन्स हम फिर बाकायदा ब्रैकेट्स लगा के और इस प्रेसिडेंस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद फिर हम हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। बट वेन एवर वी विल राइट द एल्गोरिथम्स, तो हमें इतना रूल्स रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे नहीं फॉलो करनी होती, हम जस्ट नॉर्मली लिख देते हैं, और जब उसको एग्जीक्यूशन करने की बारी आती है तो फिर हम प्रॉपरली ब्रैकेट्स को, प्रेसिडेंस ऑर्डर को आइडेंटिफाई अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा b इंटू बी -4ac, यानी b स्क्वायर -4ac को मैंने लिख दिया। SQRT एक फंक्शन है जिसने रिजॉल्व किया, एंड व्हाट द रिजल्ट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज, वो उसने सेव कर दिया d के अंदर। अच्छा, अब मेरे पास d के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट को आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, दैट इज -b प्लस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये डिवाइडेड बाय 2 है, एज इट इज यहाँ लगा हुआ है, -b एज इट इज लगा हुआ है, बस ये जो ऊपर से d रिजॉल्व हुआ था उसको +d के साथ लिख दिया, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं इसके अंदर लिखता तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो मैंने कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को 2 स्टेप्स के अंदर कवर अप कर दिया। अच्छा, अब इसका रिजल्ट x1 में आ गया और इसका रिजल्ट x2 के अंदर आ गया। नाउ वी हैव 2 रिजल्ट्स, वन विद द प्लस साइन एंड अदर इज द माइनस साइन। दोनों रिजल्ट्स आ गए। नाउ वी हैव टू प्रिंट दोज रिजल्ट्स x1 एंड x2।
तो ये हमारे पास एल्गोरिथम के स्टेप्स कंप्लीट हो गए. नाउ वी आर राइटिंग द फ्लो चार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. और उसके लिए वही सिंबल्स अगेन इस्तेमाल होंगे जो सिंबल्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इनपुट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज करेंगे. ये तीनों के तीनों प्रोसेस स्टेटमेंट हैं बिकॉज इट इज डूइंग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल. इससे मुराद ये हो गई कि ये तमाम प्रोसेस है और इसके लिए जो सिंबल है वो प्रोसेस बॉक्स यूज होगा. तो देन वी हैव थ्री प्रोसेसेस 1, 2 एंड 3. तो इसके लिए मैंने तीन अलग अलग प्रोसेस बॉक्स बताए और मैंने उसको डिफाइन किया. ये एक प्रोसेस बॉक्स में भी आ सकते थे कि मैं एक प्रोसेस बॉक्स बनाऊं और उसी के अंदर ये तीनों लिख दूं. तो इट कैन बी डिफाइंड ओवर हियर लाइक दिस. बट अगर यहाँ पे आप चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं. उसके बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहे थे दैट इज x1 एंड x2, यू शुड राइट दोज रिजल्ट्स विद द प्रिंट स्टेटमेंट और दिस सिंबल. उसके बाद इस फ्लो चार्ट का एक स्टॉप आ गया. ओके गाइस, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डिसीजन स्ट्रक्चर्स. और डिसीजन स्ट्रक्चर्स की बारी या नीड उस वक्त आती है वेयर वी हैव सम काइंड ऑफ लॉजिकल डिसीजंस, जहां हमें कल कहीं पे लॉजिकल डिसीजंस को लेना हो. Now what are the logical decisions? Logical decisions depends on either and or तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एक्सप्रेशन है दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी. दिस इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो अगर मैं इसे लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ द सूडो कोड देन आई विल राइट दिस लॉजिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस. इफ, यानी इसको हम नॉर्मल इंग्लिश के अंदर लिखेंगे जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी. तो ये एक तरीक़ेकार है कि जब मैं इसको सूडो कोड के अंदर लिखूंगा. But whenever I write this statement into the algorithm, then it should be written like this: if A is greater than B, like this. तो ये मेरे पास सूडो कोड की टर्मिनोलॉजी है और सॉरी ये सूडो कोड की टर्मिनोलॉजी है और ये मेरे पास एल्गोरिथम की टर्मिनोलॉजी है. ठीक है, तो एल्गोरिथम में डिसीजन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से लिखा जाता है और सूडो कोड के अंदर डिसीजन स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से लिखा जाता है. ओके गाइस, और फ्लो चार्ट के अंदर इस तरह का सिंबल बनाया जाता है कि एक्चुअली ये इफ है. इफ ऑलवेज डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए लगता है और इज उस वक्त लगता है व्हेनेवर आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई सम आइटरेशंस और लूपिंग ऑन इट. ओके, तो इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ, ये शायद माय मिस्टेक ये लिखा गया, दिस इज इफ. तो डिसीजन स्ट्रक्चर्स में अगर इफ है तो इफ इज ए इज ग्रेटर देन बी. नाउ वी हैव two possibilities over here. Either this condition will be true or either this condition will be false. अगर ये true हो जाती है then we will move towards the print A, और अगर ये false हो जाती है then we will move towards the print B. And on both scenarios, print A and print B, our program will be goes end. Okay, तो ये हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर था और डिसीजन स्ट्रक्चर के लिए कुछ सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है कि इफ अगर कंडीशन है देन ट्रू ऑल्टरनेटिव है, एल्स फॉल्स ऑल्टरनेटिव है. इसके ऊपर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे इन आवर अपकमिंग क्लासेस और मल्टीपल और लाइव एग्जांपल्स भी इसके ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट कर रही हैं. और कुछ और हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि जब आप इस तरीके से कंडीशन को राइट डाउन करते हैं तो एवरी कंडीशन हैज़ टू ऑपरेंड्स और एवरी ऑपरेंड्स defines some logically some logical कंडीशन. वो कंडीशंस हमारे पास कितनी तरह की हो सकती हैं. इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी लेस देन. ग्रेटर देन आइडेंटिफाई करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो बड़ा है राइट ऑपरेंड से. लेस देन आइडेंटिफाई करता है कि जो लेफ्ट ऑपरेंड है, यानी यहाँ लेफ्ट होगा यहाँ राइट होगा, तो लेफ्ट ऑपरेंड क्या लेस है राइट वाले से. इक्वल ऑपरेटर बताता है, इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं. तो इक्वल ऑपरेटर ये बताते हैं कि क्या ये दोनों ऑपरेंड्स बराबर है. ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर को भी चेक करता है और इक्वालिटी को भी अंदर रखता है. ठीक है, यानी ग्रेटर भी होना, ग्रेटर को भी चेक करेगा और इक्वल को भी चेक करेगा. और लेस देन इक्वल्स टू लेस को भी चेक करेगा और इक्वल को भी शो करेगा. एंड नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिफाइज कि लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स शुड नॉट बी और लेफ्ट और राइट साइड शुड नॉट बी मैच्ड इन एनी केस. तो वो फिर नॉट इक्वालिटी को शो करता है. Okay, now we have another example.
or other problem, that is, write an algorithm that reads two values, determines the largest value and print the largest value within the identifying message. Clear? कि आप दो वैल्यूज यूजर से इनपुट लें। अच्छा, वो दो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता, यूजर रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, और फिर ये पता लगे कि जी उन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, और जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो एज अ मैसेज प्रिंट हो जाए। ओके फाइन। नाउ तो मैंने यहाँ पे अब इसका सूडो कोड नहीं लिखा हुआ, मैंने इसके एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट लिखे हुए। तो एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, यानी आपने दो वैल्यूज इनपुट ले ली, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और इनपुट लेने के बाद आपने देखा कि इफ अगर पहली वैल्यू बड़ी है वैल्यू 2 से तो वैल्यू 1 बड़ी है, वरना वैल्यू 2 बड़ी है। एंड उसके बाद है एंड इफ, एंड इफ आइडेंटिफाइज our composite or the compound statement is going to be ended over here. क्लियर? अब इसके अंदर हमारे पास जो सिनेरियो बिल्ड होता है वो ओके गाइस, तो हमारे पास फिर ये जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, आइदर इट कैन बी वैल्यू 1 और इट कैन बी वैल्यू 2, जो भी मैक्सिमम है आपने उस लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब अगर हम इसके लेट से फ्लो चार्ट के ऊपर आते हैं, तो फ्लो चार्ट इज आल्सो वेरी सिंपल, और वही सिंबल फिर अगेन यूज हो रहा है जो कि मैं आपको कह रहा था कि देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले इनपुट करवाया, तो आपने लिया वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को इनपुट लेना, तो आपने एग्जैक्टली उसके लिए क्या किया, आपने यहाँ पे पैरेललोग्राम यूज कर लिया और कह दिया कि जी इनपुट वैल्यू 1 और वैल्यू 2 हो गई। ओके फाइन। फिर आपने उसके बाद क्या कहा कि इफ अगर वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से तो वैल्यू 1 मैक्सिमम है, वरना वैल्यू 2 मैक्सिमम है। यानी इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी चलेगी, आइदर ये इफ वाली चलेगी या एल्स वाली चलेगी। क्लियर? अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिनेरियो ट्रू होगा। अगर ये वाला सिनेरियो ट्रू होता है रन टाइम पे तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये सिनेरियो फॉल्स होता है तो फिर हर सूरत हाल के अंदर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो यही चीज आप यहाँ देखें कि एक डिसीजन बॉक्स आ गया, तो चेक हुआ कि इफ कर ही देते हैं, इफ अगर वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 है, तब ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वैल्यू 1 मैक्सिमम है, और अगर ये नो होती है तो वैल्यू 2 मैक्सिमम है। एंड ऑन द बोथ केसेस व्हाटएवर द वैल्यू 1 इज मैक्सिमम और वैल्यू 2 इज मैक्सिमम, आपके पास मैक्स के अंदर, मैक्स नामी वेरिएबल के अंदर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। आपने सिर्फ कहा कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मैक्स है और उसको प्रिंट करवा दिया, और आपका फ्लो चार्ट स्टॉप हो गया। क्लियर? दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल्स। हम नेस्टेड इफ को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट नेस्टेड इफ को इंशाल्लाह चलें इसको यहीं बता देते हैं। लेट्स से वी हैव 3 नंबर्स, और मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम वी हैव अनदर प्रॉब्लम कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हम देखना चाहते हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो आप इस केस के अंदर पहले चेक करवाएंगे कि n1 n2 से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो फिर आप चेक करवाएंगे क्या n1 n3 से बड़ा है। इस केस के अंदर आप कह देंगे कि n1 सबसे बड़ा है। ठीक है, बिकॉज वी हैव चेक दी 2 कंडीशंस ओवर हियर, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि पहली कंडीशन आपने आउटर मोस्ट देखें, इफ के अंदर इफ है, एंड दिस इज नोन एज द नेस्टेड इफ। व्हेनेवर इफ स्टेटमेंट सिचुएटेड विद इन द इफ स्टेटमेंट और प्लेस विद इन द इफ स्टेटमेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ है। तो बाहर वाला इफ एक कंडीशन चेक करे, दैट इज n1 इज ग्रेटर देन n2, एंड अंदर वाला इफ दूसरी कंडीशन चेक करे कि इफ n1 इज ग्रेटर देन n3, it means that both is checking was the checking criteria for the n1, और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि n1 is maximum, और अगर n1 n2 से बड़ा है बट n1 n3 से छोटा है, इस केस में n3 सबसे बड़ा होगा। क्लियर? और यही कंडीशन हमारे पास एल्स के ऊपर आके लगेगी यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे इसका अब वी हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इट ना। अब हमें इसका तकरीबन फ्लो चार्ट भी बिल्ड करना है, तो इंशाल्लाह वो फ्लो चार्ट हम बाकायदा क्लास के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कुछ हमारे पास एक एग्जाम्पल है
कि हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। वो करेगा क्या, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि वो एक एम्प्लॉय का नाम रीड करेगा, फिर ये देखेगा कि ओवर टाइम आवर्स कितने कितने आवर्स उसने काम किया है। फिर उसके बाद ये देखना है कि वो कब से एब्सेंट, मतलब उसकी एब्सेंट कितनी है ड्यूरिंग द मंथ, और फिर उसकी जो बोनस पेमेंट है वो कितनी है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, फिर उसका क्या क्राइटेरिया है। तो वी हैव सम क्राइटेरिया ओवर हियर कि बोनस स्केड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बिहाफ पे फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यू कैन ट्राई ऑन इट, और ये आपके लिए बोनस स्केड्यूल एक असाइनमेंट है, तो आप इसको जस्ट देखें। और मैंने जस्ट ये कर दिया है कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक एल्गोरिथम राइट डाउन किया है जो कि इस बोनस स्केड्यूल के ऊपर है। इसके फ्लो चार्ट आप ट्राई कीजिएगा, वरना अदरवाइज फिर मैं इसको ड्रॉ करूंगा बोर्ड के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लिया कि जी सबसे पहले आप इनपुट ले लें, दैट इज नेम, एम्प्लॉय का नाम, उसका ओवर टाइम, और उसने वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। फिर मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि ओवर टाइम, ये फॉर्मूला फिक्स होता है और आप लोगों को यहाँ मेंशन भी हुआ हुआ है, ये बोनस के अंदर का ओवर टाइम या 2/3 मल्टीप्लाई बाय एब्सेंट, यानी जो भी ओवर टाइम है ये फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया हुआ है कि ओवर टाइम में से माइनस कर दीजिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय एब्सेंट। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया बताया हुआ है बोनस का। तो आप ये चेक कर लें कि जी ओवर टाइम माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय एब्सेंट अगर 40 से बड़ा है तो उसकी पेमेंट 50 देनी है, अगर वो 30 से बड़ी है तो 40 देनी है, अगर वो 20 से बड़ी है तो 30 देनी है, और अगर वो 10 से बड़ी है तो मुझे पेमेंट 20 देनी है, वरना 10 देनी है। और ये क्राइटेरिया आपके पास इस टेबल के अंदर ऑलरेडी मौजूद था। क्लियर, 50, 40, 30, 20 और 10, और ये एक्चुअली पेमेंट है, जो पेमेंट आपको पे करनी है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, जो भी वैल्यू आपने इस पेमेंट में सेव की है, मैंने उसको नेम के साथ उसकी पेमेंट को डॉलर्स में प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और एक्चुअली ये पेमेंट उसकी बोनस पेमेंट है। ठीक है, जो हमने बोनस इस फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट किया है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ के ऊपर हमने किया है। अब देखें, इससे जो प्रीवियस वाली स्टेटमेंट है इसका भी फ्लो चार्ट नहीं है, और ये वाला जो लास्ट स्टेटमेंट है बोनस का, इसका भी फ्लो चार्ट नहीं है। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू सबमिट दी फ्लो चार्ट ऑफ द बोथ एग्जांपल्स, दैट इज एग्जांपल नंबर 6 एंड द एग्जांपल नंबर 7 विद इन द 24 to 48 आवर्स। ठीक है, एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस असाइनमेंट इज ऑफ 5 पॉइंट्स, और वो 5 पॉइंट्स आई विल इवेलुएट ऑन दी बाय द डे एंड। और अगर ये इवेल्युएशन में नहीं होता है या लेट पहुंचता है तो फिर मैं 1 मार्क उसके लेट सबमिशन के डिडक्ट करूंगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। और जो हमारा अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, वो अटेंडेंस हमारी जो है वो नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस लीव्स। तो हमारे पास एक और सिचुएशन है अटेंडेंस को मेंटेन करने का, और वो सिचुएशन क्या है कि हम अटेंडेंस को अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर लें, और इस तरीके से लें कि जब भी आप आए क्लास के अंदर तो हम एक सेशन को 2 सेशन काउंट करेंगे। और अगर एक सेशन को 2 सेशन काउंट करेंगे, इससे मुराद क्या हो गई कि अगर एक दिन के अंदर 2 सेशन हो रहे हैं तो एक्चुअली आपकी 4 अटेंडेंस मार्क होंगी, यानी 2 सेशन इज इक्वल टू 4 सेशन। तो इसलिए प्लीज आपका जो ये वाला संडे शायद आपका ऑन नहीं होगा आज का, तो मोस्ट प्रोबेबली या कल का संडे जो है ऑन नहीं होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये करेंगे कि जो नेक्स्ट संडे होगा कोशिश करिएगा कि वो आप लोगों का मिस ना हो, बिकॉज क्योंकि आप वो एक संडे 4 अटेंडेंस के बराबर होगा। ओके गाइस, और असाइनमेंट को मैं फिर कहूँगा कि लेट ना करिएगा, उसको फौरी तौर पे ईमेल करें और या अपलोड करें, एंड ईमेल at m.tausif tausef@jina.edu. okay, thank you so much guys for your patience or for your lecture listening. inshallah taala we will meet soon in our classroom as well. और फिर जो इसके अंदर कमी बेशियां रह गई हैं या आप समझते हैं कि उसकी क्वेश्चनिंग करनी है, तो आप क्लास में भी मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई ऑन इट, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों को। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट सून इन द क्लासरूम।